झारखंड के रांची में एक बियर बार में देर रात जमकर हंगामा हुआ। बार में डांस कर रहे लड़के लड़कियों के दो गुट एक दूसरे से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने लड़कियों से छेड़खानी की और इसी की वजह से यहां विवाद हुआ। और मामला यहां तक पहुंच गया कि एक शख्स रात को 1 बजे ऑटोमेटिक राइफल लेकर बार पहुंचा और डीजे के सीने पर गोली मार दी। जानकारी ये भी मिली कि जिस वक्त फायरिंग हो रही थी उस वक्त यहां से एक पीसीआर भी गुजर रहा था। लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद युवक ने जमकर हंगामा किया। डीजे को गोली मारने के बाद आरोपी युवक सीढ़ियों से नीचे आया और बार के बाहर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां दहशत फैला दी। कैमरा में देखा गया कि और भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे पार्किंग करने के लिए, तो उन लोगों को भी वो बंदूक भी आया है, मगर फिर पता नहीं उन लोगों से बात करके फिर उन लोगों को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जब लड़कियां डांस कर रही थी तो आरोपियों ने उनसे छेड़खानी की थी, जिसके बाद बार में मौजूद बाउंसर्स ने उनकी पिटाई कर दी थी। और आरोपियों की पिटाई करने के बाद बाउंसर्स ने उन्हें बार से बाहर निकाल दिया और यहीं से बदला लेने की स्क्रिप्ट लिखी गई। और जब आरोपी राइफल लेकर बार पहुंचा तब तक बियर बार बंद हो चुका था। इसीलिए आरोपी ने बाउंसर्स की जगह डीजे संदीप प्रमाणिक को गोली मारकर अपनी पिटाई का इंतकाम लिया। उस समय बार में और भी था, केवल एक बार का डीजे था जो वापस जाने के लिए अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो उसी डीजे को गोली मारी गई है। हालांकि आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम को सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया गया कि आरोपी हत्या करने के बाद जिस कार से भागा उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट गाड़ी हुए जाने के बाद उसे गैरेज में लाया जाता है, जहां बनवाने के लिए गाड़ी दी जाती है। हालांकि देर रात हुई मर्डर और फायरिंग की इस घटना के बाद लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमले के वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग टीम कहां थी और जब बार में आधी रात को गोलियां चल रही थी तो पुलिस को इसकी कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। और बड़ी खबर में आपको बता दें कि बार में गोलीबारी करने वाले आरोपी अभिषेक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डीजे की हत्या करने के बाद बिहार के गया जिले के अलीपुर भाग गया था ये अभिषेक, जहां से पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी अभिषेक सिंह रांची के सेल सिटी का रहने वाला है और देर रात को उसने बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये तस्वीर आप देखिए कितना भयानक ये पूरा हत्याकांड। शराब के नशे में धुत अभिषेक सिंह ने ऑटोमेटिक गन उठाई और गोली दाग दी डीजे के ऊपर, जिसमें उसकी मौत हो गई। आखिरी चरण में पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर मतदान होगा और ये पहली बार होगा जब माफिया मुक्त पूर्वांचल की जनता अपना नेतृत्व चुनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी के इलाके में हुंकार भरी और कांग्रेस और एसपी पर जोरदार हमला बोला। सब मारे गए और किस बर्बरता के साथ मारा गया था। बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं कोई न कोई अनर्थ होता है। तो वहीं सोनभद्र में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विरोधी दलों पर निशाना साधा। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना है और भाजपा आपको आश्वस्त करती है अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस और सपा हो चाहे कोई भी हो। वहीं गाजीपुर में माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार किया और जनसभा के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि 400 पार नहीं, बीजेपी 400 सीट हारने जा रही है। वो 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा है उनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। और अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया, उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। बिहार के बख्तियारपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संयुक्त रैली की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार का दावा किया। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के बाद ईडी के अधिकारी पीएम मोदी से
अडानी पर सवाल करेंगे। चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार में बीजेपी के सफाया होने का दावा किया। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। सभा के दौरान दोनों नेताओं ने अग्निवीर योजना खत्म करने और बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दूसरे दलों ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही दावा किया कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। अंतिम चरण में उन्हें बिहार की याद आई, लेकिन आप जानते हैं कि पूरा भारत बिहार सहित ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वहीं चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बिहार दौरे को खानापूर्ति करार दिया। जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं उनको भी जनता की याद आ जाती है। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल के दौरे से न तो बिहार के मतदाताओं पर असर पड़ने वाला है, न ही देश की राजनीति में असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पालीगंज में भी एक सभा की और इस दौरान वो जैसे ही मंच पर पहुंचे तो मंच का एक हिस्सा ही टूट गया और धंसने लगा। इसका वीडियो भी सामने आया। राहुल गांधी, आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती समेत कांग्रेस और आरजेडी के तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। तभी मंच का एक हिस्सा धंस गया और इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। इन तस्वीरों में आप देखिए, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते नजर आए। मंच का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें भ्रष्टाचारियों का सरदार बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने देश को लूटा उसी तरह कांग्रेस ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें हार का डर सता रहा है। ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग की भाषा इतनी नफरत भरी भाषा है। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ देंगे। ये हार की भाषा है। इधर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा समेत कई जगहों पर जनसभा की और चुनावी चंदे के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जिसने वैक्सीन बनाई कोविड से, उससे 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। जिसने गुजरात में वो पुल बनाया था, जो पुल गिर गया और सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उससे चंदा लिया। जिस पे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया। छापे बंद कर दिए चंदा लेने के बाद। जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया और मुकदमे ठंडे बस्ते में डाले। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी में कई रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के रण के लिए गृह मंत्री अमित शाह यूपी पहुंचे और लोगों से बलिया, कुशीनगर और चंदौली में बीजेपी को जिताने की अपील की। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। वहीं चंदौली में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर एनडीए के 400 सीट जीतने का दावा किया और ईवीएम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे
राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम्पर मतों से जिताने के लिए काशी में दिग्गजों की फौज को उतार दिया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट मांगे। नड्डा ने काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा और आरती की और आशीर्वाद दिया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बनारस में लोगों के बीच में हैं। बनारस के शहीद उद्यान पार्क में पीयूष गोयल ने लोगों के साथ ही मॉर्निंग वॉक किया और लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने लोगों के साथ पार्क में बैठकर योग भी किया और चाय पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इंडियन अलायंस की नीतियों की मैं घोर निंदा करता हूँ और मेरे ये विश्वास है कि भारत की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देके आगे कभी इस प्रकार की बातें ना हो ये सोचिए। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वाराणसी पहुंचे और काशी की जनता से जीत का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला भी बोला। कांग्रेस के समय में आतंकी घटनाएं घटित होती थी और जब हम संसद में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं और आज तो पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब हमारा हाथ नहीं है। वाराणसी लोकसभा सीट पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शानदार जीत हासिल की थी और उसके बाद 2019 में दूसरी बार भी प्रचंड मार्जिन से जीते थे और अब जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। लेकिन काशी में प्रधानमंत्री की जीत का सवाल नहीं है बल्कि जीत का मार्जिन बढ़ाने का है, जिसके लिए बनारस में बीजेपी ने दिग्गजों की फौज को उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये तमाम वो दिग्गज जिनको बीजेपी ने उतारा है चुनाव प्रचार के लिए। खुद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर मौजूद है। तो अब इस बार प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन बढ़ाया जाए, इसी के लिए काम हो रहा है। और अगर 2014 और 2019 के आंकड़ों की हम बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़े अरविंद केजरीवाल को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। और जीत का 2014 में अंतर जो था वो 3,71,784 वोट्स का था, जबकि 2019 में जीत का ये मार्जिन बढ़ गया। 2019 में प्रधानमंत्री को 6,74,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव को 1,95,000 वोट ही मिले और पीएम मोदी की जीत का मार्जिन करीब 4,80,000 हो गया। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत 7 जून तक बढ़ाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक इस याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया। साथ ही केजरीवाल का कीटोन लेवल बहुत ज्यादा है, जो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टरों ने उनकी जांच की और कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी। डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। लेकिन बीजेपी ने इसे केजरीवाल का प्रोपेगेंडा करार दिया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल रोड शो और रैली के लिए फिट हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके सरेंडर करने के दिन नजदीक आ रहे हैं वो बीमारी का बहाना बनाने लगे। कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ दे लेबा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती। केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक जमानत पर है और आखिरी चरण के मतदान के अगले दिन यानी कि 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश है। पंजाब के भटिंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो आपको वैसे ही दिख रहा होगा।
और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, स्वाति मालीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर। मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री निवास में मारपीट का आरोप है और अब 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खुद स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रहीं। जहां सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने ऐसी दलीलें रखी जिसे सुनकर स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रोने लगी। विभव के वकील ने दलील दी कि स्वाति ने उसी दिन शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। 3 दिन बाद काफी सोच समझकर FIR दर्ज कराई। विभव कुमार वहां बाद में आए। विभव पर IPC की धारा 308 लगाने का मतलब क्या है? क्या ऐसी जगह पर स्वाति के साथ मारपीट संभव है? स्वाति मालीवाल की उसी दिन मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई? विभव की कस्टडी के दौरान पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला को इस तरह से मारा गया कि उनके कपड़े के बटन तक टूट गए। वो सांसद है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम कहा था। क्या वो ऐसे व्यक्ति की इमेज को खराब करेंगी जो स्थायी कर्मचारी भी नहीं है? इस दौरान कोर्ट में मौजूद स्वाति मालीवाल ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में कहा कि FIR कराने के बाद मुझे बीजेपी एजेंट बताया गया। मुख्यमंत्री खुद विभव को लेकर मुंबई लखनऊ गए। उनके पास ट्रोलिंग की पूरी फौज मौजूद है। विभव के बाहर आने पर मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। कहते हैं कि MP अजब है और यहाँ कारनामे गजब के होते हैं। जी हाँ, अजब गजब वजहों से मध्य प्रदेश एक बार फिर चर्चा में है। ग्वालियर में सरकारी स्कूल के टीचर्स को सड़क पर घूमने वाले भिखारियों को ढूंढने का काम दिया गया है और यह आदेश बकायदा ग्वालियर शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि शिक्षकों को अब भिखारियों पर रोक लगानी है। उन्हें सड़क और चौक चौराहों पर भीख मांग रहे छोटे बच्चों की संख्या का पता लगाना है और ऐसे बच्चों को स्कूल पहुंचाना है और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। शिक्षा विभाग के इस आदेश में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों के 10 नामों का जिक्र किया है। एक प्राचार्य की जो है वो 1 दिन ड्यूटी लगी हुई है और उनके साथ जो है एक क्लरिकल स्टाफ हमने दिया हुआ है। लेकिन ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी का ये आदेश सामने आते ही टीचरों की दिन रात की नींद उड़ गई है। टीचर्स तनाव में आ गए हैं और वो इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि टीचर्स से पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई काम न कराया जाए, लेकिन भिखारियों को ढूंढने के लिए उनकी 9 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। वहीं ग्वालियर DEO के आदेश पर शिक्षक संघ भी भड़क गया है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि टीचरों से ऐसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं और इसी वजह से पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है और फिर बच्चों के रिजल्ट खराब होते हैं। न्यूली अपॉइंटेड टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर के उस आदेश का विरोध करती है जिसमें शिक्षकों को भिखारियों को ढूंढने के लिए ड्यूटी लगाई है। ये शिक्षकों का काम नहीं है। हालांकि जिन टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है वो उमस भरी गर्मी में ग्वालियर के गली मोहल्ले में भीख मांगने वाले बच्चों की तलाश करते दिखे। कोई नेक काम समझकर ये काम करता दिखा तो कोई नाराज होकर। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि अब इस नेक काम में लग गए हम। इस कार्य के लिए महिला बाल विकास और अन्य विभाग भी हैं। ये मतलब शिक्षा का कार्य नहीं है। हालांकि शिक्षकों का गुस्सा इसलिए भी फूटा क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में टीचरों की ड्यूटी शराब के ठेकों को गिनने, सामूहिक विवाह आयोजनों में भोजन परोसने और शिव महापुराण कथा में लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर लाउड स्पीकर हटाने का अभियान एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आया। इस अभियान के तहत प्रदेश के कई इलाकों में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकर्स हटा दिए गए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। प्रशासन की टीम ने प्रदेश के छतरपुर, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई शहरों में कार्रवाई की और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवा दिए। हालांकि कुछ जगहों पर प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन बाद में अफसरों के समझाने के बाद वो मान गए और प्रशासन की टीम के साथ मिलकर लाउडस्पीकर उतरवा दिए। रतलाम समेत कुछ जगहों पर प्रशासन ने धार्मिक स्थलों के प्रमुखों के साथ बैठक की और उनसे सहयोग देने की अपील की। शासन प्रशासन का सहयोग करें, अतिरिक्त अगर वहाँ पर लाउडस्पीकर हैं उनको हटा लें, वरना अपना कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर लगाए गए ज्यादा शोर वाले लाउडस्पीकर हटवाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कार्रवाई भी शुरू हुई थी। अब ये कार्रवाई फिर शुरू की गई।
राजकोट टीआरपी गेम जोन मामले में सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने अब इस मामले में समीक्षा बैठक की है और पूरे मामले की जांच के आदेश देने के साथ ही 6 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया, जिसमें निगम और निर्माण विभाग के 4 अधिकारी और 2 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि वहां इमारत के एक हिस्से में हो रही वेल्डिंग से निकली चिंगारी से आग भड़क गई थी। आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारी उसे बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची, जो मौके पर मलबे को हटाकर जांच करती नजर आई। इस बीच घटना वाली जगह की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिखा कि बड़ी बड़ी मशीनों से वहां इमारत के मलबे को हटाया जा रहा था। इस दौरान पूरी जगह राख का बड़ा ढेर नजर आया। राजकोट गेम जोन मामले में गुजरात हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने घटना पर गहरी नाराजगी जताई और 72 घंटे में एसआईटी से रिपोर्ट भी मांगी। साथ ही अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन न होने पर राजकोट नगर निगम से स्पष्टीकरण भी मांगा। वहीं हाई कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए पूछा कि बिना मंजूरी के 2.5 साल से चल रहे गेमिंग जोन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आप अंधे हो गए थे? इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। सरकार की ओर से भी बात की गई, जिसमें एसआईटी की नियुक्ति की गई है और एसआईटी से सरकार ने 72 घंटे के अंदर इंटरिम रिपोर्ट और 10 दिन के अंदर पूर्ण रिपोर्ट की मांग की हुई है। इस बीच लापता लोगों की शिनाख्त के लिए उनके परिजनों का डीएनए सैंपल लिया गया, जिसमें से कुछ की रिपोर्ट आने पर उनके शवों को सौंप दिया गया। जो मिसिंग पर्सन है उनके फैमिली मेंबर्स का हमने डीएनए सैंपल लेके मैच करने के लिए एफएसएल गांधीनगर को भेजा हुआ है। उसमें से अभी तक 4 लोगों के आइडेंटिफाई होके आ चुके हैं और उनके फैमिली को हमने डेड बॉडी सौंप दी है। बाकी जो भी जैसे जैसे आते जाएंगे रिपोर्ट्स, उस तरह से हम जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट में हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही की भी जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को ही बदल दिया, जिसके बाद पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ससून अस्पताल के दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि हादसे के बाद नाबालिग आरोपी का जो ब्लड सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो आरोपी का था ही नहीं। ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फॉरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था, मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। जांच के दौरान नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का मामला सामने आने के बाद फॉरेंसिक विभाग के एचओडी अजय तावड़े और डायरेक्टर श्रीहरि हलनोर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है, जो हादसे से एक दिन पहले यानी 18 मई की शाम करीब 5 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में नाबालिग लड़का अपनी पोर्श कार से उतरकर कुछ लोगों से मिलता दिखाई दिया। इस नाबालिग आरोपी ने 19 मई को अपनी पोर्श कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। आरोप लग रहे हैं कि पुणे कार एक्सीडेंट केस के नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए उसके घर वालों ने हर हथकंडे को अपनाया। नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए पैसों का लालच, धमकी और अपहरण जैसे तरीके भी अपनाए गए। आरोप यह भी है कि नाबालिग के परिजनों ने सबूतों से छेड़छाड़ की, कोशिश की सबूतों को खराब करने की और पुणे के ससून अस्पताल के डॉक्टर्स को रिश्वत देकर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल ही बदलवा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसके खून में अल्कोहल की मात्रा ना मिले और नशे में गाड़ी चलाने का अपराध ना साबित हो सके। इतना ही नहीं, इससे पहले आरोपी के दादा ने ड्राइवर को अगवा कर लिया था और उस पर जुर्म कबूल करने का दबाव भी बनाया था। साथ ही हादसे में इस्तेमाल पोर्शे कार के रजिस्ट्रेशन में भी जानबूझकर देरी की गई। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के विवेक विहार में हुए बेबी केयर सेंटर अग्निकांड की जांच अब तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर सबूत जुटाए हैं, तो वहीं बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। और कड़कड़डूमा कोर्ट ने अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन और दूसरे आरोपी डॉक्टर आकाश को 30 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। वहीं बेबी केयर सेंटर में लगी आग की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के कई अधिकारी आज मौके पर पहुंचे और अग्निकांड से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठा किए। शुरुआती जांच के मुताबिक बेबी केयर सेंटर में लगी आग के पीछे लापरवाही की बात सामने आई है।
बताया जा रहा है कि बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस मार्च में खत्म हो चुका था और पुराने लाइसेंस के मुताबिक यहाँ 5 बेड की अनुमति थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने नियम को ताक पर रखकर 12 बच्चों को भर्ती किया। बच्चों के इलाज के लिए MBBS डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन BAMS डिग्री धारक डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहे थे। इसके अलावा अस्पताल में फायर सेफ्टी के नियमों की भी अनदेखी की गई। अस्पताल में आपातकालीन हालात के लिए केवल एक ही एग्जिट गेट था। विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने आपात बैठक की और सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को 8 जून तक फायर ऑडिट कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा दिल्ली के सभी CDMO को अस्पतालों और नर्सिंग होम का रैंडम निरीक्षण करने को कहा गया। पुणे में पोर्शे कार से एक्सीडेंट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है और इसी बीच दिल्ली से सटे नोएडा में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक बुजुर्ग को रौंद डाला, जिसका दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। टक्कर से ठीक पहले के वीडियो में 2 महिलाएं सर्विस लेन में चलती दिखी। सामने की ओर से बुजुर्ग चले आ रहे थे, तभी सफेद रंग की ऑडी कार तेजी से आई और बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए उसी रफ्तार में आगे बढ़ गई। ऑडी कार की टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग 10 फीट ऊपर उछल गए और कई चक्कर लगाकर जमीन पर गिर पड़े। देखा तो वो इतने ऊंचे उड़े हुए थे कि 10-15 फुट ऊंचे ही थे और जब वो गिरे नीचे तो वो गाड़ी के साथ साथ ही खिंचड़ गए। मृतक का नाम जनक शाह था और वो 63 साल के थे। सुबह 6 बजे वो टहलने निकले थे, तभी तेज रफ्तार ऑडी कार ने उनको टक्कर मार दी। मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाते हैं उस टाइम पे और कल भी वो मॉर्निंग वॉक पे ही निकले थे, तो ये अराउंड 6-6:15 के बीच की बात है। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 53 में कंचनजंगा मार्केट के पास हुआ। हादसे के बाद से ही ऑडी का ड्राइवर फरार है। यहाँ की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसी तरफ से वो तेज रफ्तार ऑडी कार आ रही थी और प्रत्यक्षदर्शी को माने तो गाड़ी की रफ्तार 100 से भी ज्यादा थी। यहाँ पर ही वो बुजुर्ग निकल रहे थे 63 वर्ष के, जिन्हें तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका नंबर CCTV में नहीं दिख रहा है। एक्सीडेंट एक ऑडी कार से हुआ है। ऑडी कार को हमने ट्रेस किया है, लेकिन अभी तक CCTV फुटेज के आधार पर जो ट्रेसिंग हुई है उसमें नंबर विजिबल नहीं है और हमारी टीम लगातार नंबर को जानकारी करने के लिए प्रयास कर रही है। मुंबई से सटे कल्याण में लग्जरी कार से स्टंट करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक चलती BMW कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करता दिखाई दे रहा है। कार के बोनट पर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे इस युवक का नाम शुभम बताया जा रहा है, जिसे वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि BMW कार को चला रहा युवक नाबालिग है और पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान इमारत से टकराने से वो बाल बचा हुआ बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से विमान को सिडनी के बैंक्सटाउन एयरपोर्ट पर उतारा गया और इस दौरान विमान आसपास की इमारतों और पेड़ों के बेहद करीब से गुजरता हुआ दिखाई दिया और लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। बस गनीमत ये रही कि इस दौरान विमान में सवार 2 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम एक आम बात है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि शहर की भीड़भाड़ से दूर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर ट्रैफिक जाम हो गया है, तो आप फिर क्या कहेंगे? शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय पाने के चक्कर में पर्वतारोहियों ने वहां जाम लगा दिया है, जिसकी वजह से बर्फ से ढके 29,000 फीट ऊंचे एवरेस्ट शिखर पर लोगों की कतार नजर आ रही है। एक के पीछे एक सिर से पैर तक ढके पर्वतारोही खतरनाक मौसम के बीच रस्सी पकड़े खड़े नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद डरावनी है, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन लेवल भी बेहद कम होता है। साथ ही वहां किसी भी समय बर्फीला तूफान आने की आशंका बनी रहती है। एवरेस्ट के शिखर जुटी इस भीड़ के बीच बर्फ की सतह टूटने की वजह से 2 पर्वतारोहियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। हालात इतने बदतर हो गए थे कि बर्फ टूटने की वजह से नीचे गिरे पर्वतारोहियों को बचाने की कोशिश भी नहीं की जा सकी। शिखर पर हालात इतने खराब हो गए कि नेपाल सरकार ने वहां किसी के भी 2 मिनट से ज्यादा देर रुकने पर रोक लगा दी। कुछ लोग इस भीड़ के लिए नेपाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसने इस बार सबसे ज्यादा 419 लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए परमिट दिया। भारत के चुनावी मौसम में पीओके पर सियासत गर्म है, तो वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में भी लोगों का गुस्सा चरम पर है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर है। तो पाकिस्तान ने आंदोलन को दबाने के लिए नई चाल चली है।
अपने हक की मांग को लेकर पीओके में आंदोलन तेज है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद बुलाया, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली है। सेना की तैनाती के साथ पीओके में पाकिस्तान के समर्थन में रैलियां की जा रही हैं, जिसके लिए कट्टरपंथी नेता साद हुसैन रिजवी को पीओके भेजा, जो कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का प्रमुख है। साद हुसैन रिजवी पीओके में सभाएं कर रहा है, जिसे पाक सेना का समर्थन हासिल है। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने आटे के दाम कम किए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान भी किया। हालांकि एक तरफ दिखाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया, वहीं जमीन पर पीओके में लोगों की परेशानियों पर आवाज बुलंद करने वाले लोगों पर डंडे भी चलाए जाते रहे। ऐसे में आंदोलन कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने 20 मई को बैठक कर बकाया 8 मांगों को पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। इधर पीओके आंदोलन की एक और धारा बह रही है। खूबसूरत गंगा चोटी को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है। पीओके में चल रहे आंदोलन में जरूरी चीजों की जंग के साथ गंगा चोटी को बचाने के लिए भी आंदोलन चल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गंगा चोटी एक खूबसूरत पहाड़ी पर्यटन स्थल है, लेकिन लंबे समय से इस जगह पर पाकिस्तान के फौजी अफसरों और उनके कारोबारी दोस्तों की नजरें लगी हैं। लिहाजा यहां हो रहे कब्जे की कोशिशों के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है। मौजूदा हालात के मद्देनजर गंगा चोटी पर पहुंचाए गए बुलडोजर और कब्जे को हटाने के लिए 26 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कब्जे की कोशिश को हर कीमत पर नाकाम करने के लिए आगाह किया गया है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि गंगा चोटी की 1 इंच जमीन पर भी कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के पास पहुंच गया है। दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 48.8 दर्ज किया गया है। नजफगढ़ इलाके में अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया गया है। नरेला में भी तापमान 48.4 दर्ज किया गया है, जबकि प्रीतमपुरा की अगर बात करें तो तापमान 47.6 दर्ज किया गया है। वहीं पूसा और जाफरपुर इलाके में तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो 49 डिग्री के नजदीक पहुंचा देश की राजधानी दिल्ली में पारा। आसमान से बरसते आग के शोलों से धरती पर तपिश इतनी बढ़ गई है कि तापमान ने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है, जिससे इंसान जानवर सब बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी तापमान 49 डिग्री के करीब पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भीषण लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। उधर राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी का असर देखा जा रहा है, जहां फलोदी में तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। फलोदी वेस्ट राजस्थान में 50 डिग्री तक था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो आने वाले 3-4 दिन ऑलमोस्ट ऐसे रहने वाले हैं। उसके लिए हमने अभी रेड अलर्ट दे रखा है। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। वेट बल्ब तापमान में गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को भी मापा जाता है। वेट बल्ब तापमान के ज्यादा होने का मतलब है हवा में ह्यूमिडिटी का ज्यादा होना। हवा में नमी के ज्यादा होने पर शरीर से निकलने वाला पसीना आसानी से सूख नहीं पाता। ऐसे में 31 डिग्री वेट बल्ब तापमान हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। और जब वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री पर पहुंचता है तो इंसान 6 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आमतौर पर गर्मी को समझने के लिए जो तापमान देखा जाता है उसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कहते हैं, जिसमें हवा में मौजूद नमी या ह्यूमिडिटी को मापा नहीं जाता। जबकि तापमान और ह्यूमिडिटी को नापने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। वेट बल्ब को नापने के लिए गीले कपड़े को थर्मामीटर बल्ब के ऊपर लपेटकर हवा चलाई जाती है। इससे थर्मामीटर के ऊपर से निकली हवा तापमान को कुछ हद तक कम कर देती है। गीले कपड़े के ऊपर से निकली हवा से थर्मामीटर पर जितना तापमान होगा उसे ही वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर कम होने का मतलब है हवा गर्म है और पानी सोखने की क्षमता ज्यादा है। जबकि वेट बल्ब तापमान के ज्यादा होने का मतलब है कि हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जो इंसानी शरीर के लिए खतरनाक है और इससे सीधे मौत का खतरा होता है। भारत में तटीय राज्यों में वेट बल्ब तापमान ज्यादा होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। Zee News.